1, 2, 3, come on! अध्याय 4 भाग 4। इस वीडियो में हम इस अध्याय का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में समझा था। इस वीडियो के अंतर्गत हम बोर का परमाणु मॉडल समझने का प्रयास करेंगे। नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन नामक स्थान पर हुआ था। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रोफेसर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक का नाम था द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी पुस्तक का नाम था एटॉमिक थ्योरी और तीसरी का नाम था द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन बिंदुओं के आधार पर नील्स बोर ने अपने मॉडल को समझाने का प्रयास किया। चलिए हम भी इस मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। नील्स बोर ने अपने इस मॉडल में यह बताया कि इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के बाहरी कक्षा में तेज गति से चक्कर लगाए जाते हैं। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा या बल की आवश्यकता होती है, इसे अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता रहता है। इसी बल को अपकेंद्री बल के नाम से जाना जाता है। बोर के इस मॉडल को रदरफोर्ड बोर मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ स्थितियों में सुधार व नवीनीकरण करके ही बोर ने अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया था। अतः ये काफ़ी हद तक रदरफोर्ड के मॉडल से मेल खाता है। बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ तथ्यों की अनुपस्थिति का अंदाजा लगाया तथा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से बोर ने अपना एक नया मॉडल तैयार किया। बोर ने अपने मॉडल में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षाएं कहते हैं। ये जो ऊर्जा स्तर है, ये अलग अलग ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का जो मान होता है वह भी अलग अलग होता है। अर्थात जो स्तर कक्ष के निकट होगा, यानी जो कक्ष नाभिक के बहुत पास होगा, उसमें ऊर्जा काफ़ी कम होती है। और जैसे ही इन कक्षों की स्थिति नाभिक से दूर होती जाएगी, वैसे वैसे इनमें ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता जाएगा। बोर ने यह भी बताया कि परमाणु के भीतर स्थित नाभिक के बाह्य भाग में भिन्न भिन्न स्तर या कक्ष सर्जित होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति करते हैं। जब विद्युत के ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो नाभिक में उपस्थित धन आवेश वाले जो प्रोटॉन हैं, इनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है और यही आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को अपकेंद्री बल देने में सहायता करता है और इसी कारण इनमें गति करने के लिए ऊर्जा बनी रहती है। बोर के इस तथ्य ने रदरफोर्ड की मॉडल की कमी को दूर कर दिया, क्योंकि नील्स बोर के इस तथ्य से यह बात स्पष्ट हो गई कि विकिरण का उत्सर्जन न होने से इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर नहीं गिर सकते। यह जो इलेक्ट्रॉन है, जब ऊर्जा स्तरों में बदलाव के कारण एक कक्ष को त्याग कर दूसरे कक्ष में जाता है तो इसे इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। यदि किसी कारणवश परमाणु में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी कक्षों या ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होने लगता है। जब परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन अपने एक ही कक्ष में स्थायी रूप से गतिमान होते हैं तो यह अवस्था आद्य अवस्था कहलाती है। बोर का ये मॉडल काफ़ी कामयाब रहा, क्योंकि उन्होंने
रदरफोर्ड के मॉडल को उच्च स्तर पर ले जाकर उसमें नई खोजों और तथ्यों को जोड़ दिया। जब इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं और बोर ने अपने इस मॉडल में इन कक्षाओं को KLMN या 1, 2, 3, 4 के द्वारा प्रदर्शित किया। अब ये जो विभिन्न कक्षाएं हैं यानी KLMN, इन विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के इस वितरण को समझाने के लिए बोर ने बरी के कुछ नियम को प्रस्तुत किया, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। आइए इनके नियमों को देखते हैं। बोर बरी स्कीम, इसके पहले नियम अनुसार किसी भी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ जैसे देखिए 2n², तो n बराबर कक्षों की संख्या या ऊर्जा स्तर कहलाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोष में भरी जाएगी या उपस्थित रहेगी। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 लेते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 2। तो पहला कक्ष जो K है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या होगी 2। इसी तरह से अब हम दूसरे कक्ष की बात करें तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, तो दूसरे कक्ष में कितना रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तीसरा कक्ष अगर M की बात करें, M कोष की बात करें तो n बराबर 3, 2 × 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 18। चौथा कक्ष यानी N कोष की बात करें तो n बराबर 4 होने पर 2 × 4 का स्क्वायर यानी 32। इस प्रकार विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे। इसी सिद्धांत का दूसरा नियम ये कहता है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। जैसे देखिए, एल्यूमिनियम का उदाहरण लेते हैं। परमाणु क्रमांक है 13, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह गए 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ये अंतिम वाले कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तीसरा नियम ये कहता है कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भर जाते। इसके लिए भी हम एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 1 है और कक्ष भी 1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम एक कक्ष में आराम से उपस्थित रहेगा। इसकी जगह अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो सबसे पहले पहला कक्ष भरा जाएगा, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके पश्चात शेष बचे हुए कक्षों में बचे हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे 8, कुल मिला के हो गए 10। अब एक शेष बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसी कक्ष में न आकर अगले कक्ष में भरा जाएगा। इन नियमों के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, इसके लिए हम कुछ तत्वों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक 1 यानी हाइड्रोजन से इसकी शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 1। तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे 1। कक्ष की संख्या भी 1 होगी और चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का मान भी 1 होगा। परमाणु क्रमांक 2 पर आता है हीलियम। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 2। तो बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए इसके पास एक ही कक्ष होगा और उसमें आराम से 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं कार्बन का। परमाणु क्रमांक है 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 6। तो देखिए पहला जो कक्ष है K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। फिर
6 में से 2 गए, बचे 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे वाले कक्ष में भरे जाएंगे। तो आप देखिए कि यहाँ दूसरे वाले कक्ष में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस तरह से कार्बन में पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, कुल 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित रह सकते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें भी 2 कक्ष ही रहेंगे, K और L, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, शेष बचे 6। अब ये 6 बचे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर के कक्ष यानी L में भरे जाएंगे। इस प्रकार 2 कक्षों में ऑक्सीजन के कुल 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगला उदाहरण है एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक है 13 और यहाँ देखिए यहाँ पर कक्षों की संख्या बढ़ गई है, KLM। कैसे? परमाणु क्रमांक 13 होने के कारण पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? कुल 10। अब शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगले कक्ष में जाएंगे और अगले कक्ष में इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 3। तो कक्ष कितने हो गए? 3, KL और M। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट वाले में कितनी हो गई? 3। अगला उदाहरण लेते हैं पोटेशियम का। परमाणु क्रमांक है 19। अब आप इसको भर के बताइए। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरे कक्ष में 8। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। पोटेशियम के कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 19। तो 2 और 8 ऐसे 2 कक्षकों में भरे जा चुके हैं। तो शेष कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 9। अब ये 9 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे? तो 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन M कक्ष में भरे जाएंगे और शेष बचा 1 इलेक्ट्रॉन N कोष में जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत हमने बोर का परमाणु मॉडल और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की।